मुश्किलों से डरने वालों को मंजिलें नहीं मिला करती, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मुश्किलों से नहीं डरते। इरादे जिनके मजबूत हों, सफलता उन्हीं की दासी है। अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले ही सच्चे देशवासी हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर प्रेम जी अग्रवाल जी। नमस्कार प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। 4 बार एमएलए रह चुके हैं और आपके पास कई महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। तो आपको इतनी लोकप्रियता जो मिली उसका श्रेय आप किसको देते हैं? आपका अपना ऐसा कौन सा गुण है जो इतनी सारी बातें आपने अचीवमेंट की है? स्वाभाविक रूप से जनता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, मेरे यहाँ माँ गंगा बहती है, माँ गंगे का आशीर्वाद है। जी और जो मेरा हाईकमान है, जी जो भारतीय जनता पार्टी का मेरा शीर्ष नेतृत्व है, उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो रहा है। जी जी। नहीं, मैं तो प्रेरणा स्रोत युवाओं के लिए जानना चाहता हूं कि आपका अपना ऐसा कौन सा गुण है जो इतनी 4 बार एमएलए बनने के बाद इतनी लोकप्रियता आपकी रही और आपके पास 7 मंत्रालय करीब मेरे हिसाब से हैं। तो इन सबको आप मैनेज करते हैं, तो बहुत बड़ा गुण है आपको। ये गॉड गिफ्ट, ईश्वर का आशीर्वाद है या अपना कोई टैलेंट है? देखिए, हम लोग चूंकि अपने, यदि मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं, जी जी तो मैं संघ पृष्ठभूमि का हूँ। जी संघ स्वयंसेवक से मेरी शुरुआत होती है। जी फिर मैं विधि परिषद, और उसके बाद युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी, और जिला देहरादून का भारतीय जनता पार्टी का 2 बार जिलाध्यक्ष रहा हूँ। जी जी फिर उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश जब हुआ करता था, चूंकि आज तो उत्तराखंड है, जी जब उत्तर प्रदेश हुआ करता था तो उसमें मैं अपने इस भारतीय जनता पार्टी का जी जिले का महामंत्री रहा हूँ, जिले का अध्यक्ष रहा हूँ। जी पर्वतीय विकास परिषद एक होती थी शासकीय जी संस्था, उसका मैं जी मेंबर रहा हूँ, जी नॉमिनेटेड मेंबर रहा हूँ। जी और उसके बाद जब उत्तराखंड बना, जी आपको ये भी मैं बता दूं कि लगातार हम लोगों का जो संघर्ष, चाहे उत्तराखंड आंदोलन का रहा हो, चाहे मेरे राम जन्मभूमि का रहा हो, चाहे महंगाई के विरोध में रहा हो, जी अनेकों बार मैं जेल गया। जी जी और यही केस तो हमारे बहुत लंबे तक चले, जी और जिसको मैंने झेला, लगातार मैंने झेला। मेरे परिवार पे केस चले, जब हम लोग जनता के लिए संघर्ष करते थे। जी मुझे याद है, एक बार हमारे एक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ था, राकेश उसका नाम था। जी और हमने, क्योंकि देहरादून के पास एक जगह है डोईवाला, जी तो डोईवाला में हमने जाम लगाया। जी और हमारे जाम लगाने का असर ये हुआ कि कल्प्रिट तो नहीं पकड़े गए, लेकिन हमारे उल्टा हमारे ऊपर केस दर्ज हो गए। ओ, मेरे पे केस दर्ज हुआ, मेरे बड़े भाई पे केस दर्ज हुआ, मेरे छोटे भाई पे केस दर्ज हुआ, मेरे पिताजी पे केस दर्ज हुआ। जी अब आप देखिए कि मैं कोर्ट में जाता था तो आवाज लगते थे, प्रेम अग्रवाल हाजिर हो। हम्म। ये तो ठीक था, लेकिन जब पिताजी का नाम पुकारा जाता था कि वो हाजिर हो, कितना खराब एक बेटे को लगता होगा ये बात कि है एक बिना संघर्ष हुआ कि बिना किसी कल्प्रिट को कारण के। पकड़े तो। जी 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 मैं मैं जो हूँ, उस संघर्ष के बाद मुझे जेल और मुझे यातनाएं मुझे सहनी पड़ी। जी इसी प्रकार से मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ डोईवाला में डिग्री कॉलेज की मांग कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। जी और उस समय जब हमने उनको डोईवाला में आए तो मैंने एक मांग पत्र देना चाहा, तो एक पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने मुझे धक्का दिया। और जी धक्का देने के बाद मैं उनकी गाड़ी में, मेरा कुर्ता मतलब एक जैसे उन्होंने अपना उलझ गया दरवाजा है, बंद किया, उस टाइम उलझ गया। एम्बेसडर चलती थी, जी एम्बेसडर में फंस गया, बहुत दूर तक खिंचता चला गया। जी मेरे साथ उस टाइम 2,500-3,000 कार्यकर्ता थे, युवा थे, सब लोग विद्यार्थी थे, वो सब चाहते थे कि डोईवाला में डिग्री कॉलेज हो। जी लेकिन जी उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे उस क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव, चूंकि इतना गुस्सा था लोगों में, युवाओं में, जी और बाजार बंद हुए, प्रताड़ना सही, फिर मुलायम सिंह यादव को जगह बदल के वापस उस एयरपोर्ट तक आना पड़ा, यानी कि उस जगह से वापस लौट के नहीं आए। जी और जी लगातार 6 साल तो फिर वो उस डोईवाला में नहीं आ पाए, क्योंकि युवाओं का उन्होंने संघर्ष देखा था। जी जी राम जन्मभूमि प्रकरण की यदि मैं बात करूं तो मैं जिले का संयोजक रहा हूं। जी और उसके बाद मैं सबसे ज्यादा दिन इस राम जन्मभूमि की यदि मैं बात करूं, उस समय 1986 के आसपास की बात है। जी और उस समय राम ज्योति, राम शिला पूजन, ये सब होता रहा। तब जी उस समय भगवान श्री राम के बारे में बहुत ज्यादा नाम लेना भी एक मतलब दुर्भाग्य माना जाता था, एक एक अजीब सा माना जाता था। जी और जी हम लोग जब बात करते थे, जगह जगह कार्यक्रम करते थे, हम जी जाते थे। और जब पूरा माहौल बना, तो हम्म, उस समय आप जानते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा था हम्म, कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता उत्तर अयोध्या के अंदर। जी हम जी लोगों ने आंदोलन किया, हमें जेल भेज दिया गया। जी जी और सबसे ज्यादा दिन जेल में मैं रहा, टिहरी में। जी और उसी प्रकार से जब ये उत्तराखंड आंदोलन हुआ, जी तो इस उत्तराखंड आंदोलन के लिए भी संघर्ष मेरा बहुत ज्यादा रहा। जी और ऐसी स्थिति में संघर्ष किया कि जब
हम लोग जब संघर्ष करते थे, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, जिसके बारे में आज भी हमारी महिलाओं और बहनों का वो दर्द हमारे सामने जब आता है, बड़ा दुख होता है। उस समय सबसे पहले दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंचने वाला मैं व्यक्ति था, ट्रक में बैठ के आया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था हमारे उत्तराखंड के लोगों का। और उसके बाद चाहे हमारे यहाँ मसूरी में घटना हुई जिसमें 7 लोग शहीद हुए थे, देहरादून में घटना हुई हो, जोगीवाला में घटना हुई हो, हमारे रायवाला में घटना हुई हो, ऋषिकेश में घटना हुई हो, डोईवाला में घटना हुई, लगातार मेरा संघर्ष जारी था। अनेकों बार हमने संघर्ष किया। ट्रेन जाम की, पहली बार ट्रेन जाम होती थी, उससे पहले ट्रेन जाम होती तो बड़ा एक उनके ऊपर मुकदमे कायम हो जाते थे। बाजार बंद कराना, कॉलेज बंद कराना, ये हमारे लिए सामान्य बात थी। इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 2000 में जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना, और उस समय मुझे फिर गढ़वाल मंडल विकास निगम का यहाँ अध्यक्ष बनाया गया, जो एक सरकारी संस्था है, पर्यटन की दृष्टि से एक संस्था है। और उसके बाद 2002 मैंने अपेक्षा की थी कि मैं विधायक बनूं, मुझे टिकट नहीं मिला। अनिल जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने टिकट 1991 में मांगा जब उत्तर प्रदेश होता था, मुझे टिकट नहीं मिला। 1993 में मैंने टिकट मांगा उत्तर प्रदेश में, मुझे टिकट नहीं मिला। 1996 में मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला। और ये स्थिति बनी कि 1996 में मेरा टिकट हो गया था, लेकिन अंतोगत्वा मेरा टिकट कटा। 2002 में फिर मेरे यहाँ टिकट मैंने मांगा डोईवाला से, जब तक उत्तराखंड बन गया था, मुझे टिकट नहीं मिला। और उस समय मैंने ये सोच लिया कि अब तो मुझे क्या टिकट मिलेगा, मेरी उम्र भी अब थोड़ा आगे बढ़ रही है। 2007 में फिर मैंने टिकट मांगा और आखिरी बार मैंने प्रयास किया, मेरे मन में आया था अब तो शायद मिलेगा, तब नहीं मिलेगा तब ये मेरा आखिरी प्रयास होगा। और भगवान की कृपा से 2007 में मुझे पहली बार टिकट उत्तराखंड के लिए, विधानसभा के लिए ऋषिकेश से मिला। मैं रहने वाला डोईवाला का हूँ। डोईवाला और ऋषिकेश के बीच, देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक कस्बा है डोईवाला, और वहां का मैं रहने वाला हूँ। ऋषिकेश से मुझे टिकट मिला और भगवान की इतनी कृपा हुई, जनता का इतना आशीर्वाद मिला। पहली बार जनता ने मेरा एक सारा लोगों से बीच में संपर्क, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना। और 2007 में मैं पहली बार टिकट लेके मैं विधायक बना। और उसके बाद मंत्री जी, एक बात पूछना चाहूंगा, ये जो इतना अनवरत आपने संघर्ष किया, राजनीति में आने की इतनी इच्छा थी, तो इसका कोई विशेष कारण रहा? विशेष कारण जनता की सेवा करना है। मैं आपकी एक जानकारी में ये बता दूं, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूं पढ़ने में। बहुत बढ़िया। मेरे पिताजी ने मुझे चाहा था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। 1982 में मुझे दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली की एक बहुत मशहूर संस्था है, कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, चंडियोक एंड गुलियान, अंसारी मार्ग गोलचा सिनेमा के सामने उसका रास्ता आया था। तो बहुत बड़ी फर्म थी, मैं वहां पे आर्टिकलशिप किया, लेकिन भगवान को तो शायद ये मंजूर नहीं था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। मैं वहां से फिर देहरादून में अपने उसको शिफ्ट किया। यहाँ फिर वही संघर्ष मेरा जारी रहा, वही मेरा आंदोलन जारी रहा। ये जो आंदोलन का मैंने जो क्रम बताया, ये लगभग उसके बाद का ही है। उससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद के माध्यम से बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना, फ्री में उनको जो है जीके का कंपटीशन की तैयारी कराना, ये मैं करता था, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक रहा हूं। मैंने एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से लोगों को जोड़ के और बच्चों को फ्री में शिक्षा मैंने दी, बहुत पढ़ाया मैंने बच्चों को। मैं इंग्लिश पढ़ाता था, किसी को मैं इंग्लिश के लिए, किसी को मैथ्स के लिए बोलता था, किसी को साइंस के लिए बोलता था। हमने 5-6 लड़के युवा और हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे। वो एक लोगों में लोकप्रियता मेरी थी कि मैं जनता के लिए भी काम करता था, लोगों के लिए भी काम करता था, उनके लिए भी संघर्ष करता था, और अपने लिए कभी स्वार्थ नहीं किया। और भगवान की कृपा ये, जब 2007 में मैंने जब चुनाव लड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी पूज्य संचालक रहे हैं हमारे यहाँ तहसील ऋषिकेश के, और वो संघ पृष्ठभूमि के हैं, रहे हैं, चूंकि अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं। और वो 3rd ईयर ओटीसी ट्रेंड है। मेरा परिवार संघ का है। मेरी भतीजी, 2 भतीजी ने ओटीसी किया है, मेरे भाई ने ओटीसी किया है, मैंने आईटीसी किया है। मेरा परिवार पूर्णतया संघ पृष्ठभूमि का है। और उसके बाद 2007 में जब मुझे टिकट मिला और भगवान के आशीर्वाद से मैं जीता, 5 साल मैंने जनता के बीच में जो जाके काम किया, जनसंपर्क किया, उनके दुख सुख में मैं गया, विकास कार्य किया, और जब भी कोई घटना कहीं होती सबसे पहले मैं पहुंचता था। और परिणाम ये हुआ कि 2012 में जब दोबारा चुनाव हुआ, मैं जितने वोट से जीता उससे बड़े मार्जिन से, और फिर 2012 में जीत गया जनता के आशीर्वाद से। और 12 में और 12 से 17 के बीच में हमारी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी और विजय बहुगुणा जी इनकी सरकारें थी, काम नहीं करते थे, फिर भी हम संघर्ष जारी रखते थे, खूब हम हल्ला करते थे। विधानसभा में मेरा रूप लोगों को दिखता था। तो जब मैं विधानसभा अध्यक्ष बना 2017 में, तो नेता प्रतिपक्ष ये कहती थी कि आपका रूप हमने वो देखा है कि जब आप विधानसभा में अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हल्ला करते थे, अकड़ते थे, पूरा संघर्ष करते थे, और बड़े प्रखरता से बात रखते थे।
और उन्होंने कहा कि यदि आप जब अध्यक्ष विधानसभा बने तो मुझे ये डाउट हुआ, पता नहीं अब अध्यक्ष विधानसभा बन गए, आप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, आपके अंदर तो दूसरा रूप है। लेकिन जब मैंने 5 साल अपना पूरा किया, वो अब दिवंगत हो गई, मैं उनको भी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। वो कांग्रेस में थी, दिग्गज नेता थी हमारे उत्तराखंड की, इंदिरा हृदय जी, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की। और 5 साल फिर मैं विधानसभा अध्यक्ष बना 2017 में जीतने के बाद। और जनता में मेरा जो काम करने का तरीका और सलीका था वो सब जानते हैं, और भगवान का भी आशीर्वाद है कि दोनों पक्षों को, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको साथ लेके मैं चलता था। और जब रिजल्ट आया 2017 के बाद 22 का चुनाव हुआ, भगवान की कृपा से और बड़े मार्जिन से मैं जीता। और 2022 से आपको ये भी बता, इस बीच में हमारे पार्टी के लोग भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हैं। पार्टी में जैसा चलता है हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत चला, लेकिन मुझे तो जनता का आशीर्वाद था, भगवान का आशीर्वाद था, माँ गंगे का आशीर्वाद था। तो इसलिए मुझे 2022 के बाद लगातार फिर मैं आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, अपने हाईकमान के आशीर्वाद से, अपने जनता के आशीर्वाद से मैं आज मंत्री भी हूँ, चौथी बार का विधायक भी हूँ। और अभी मैं अपने कार्यालय में बैठा हूँ, यहाँ बहुत सारी भीड़ है, मैं जनता से बात करते करते आपसे बीच में आपसे बात कर रहा हूँ, और आपके तुरंत बाद जनता से मिलूंगा। मेरा जनता से मिलने का स्वभाव, मेरा उनसे दुख सुख में जाने का स्वभाव। और एक सबसे बड़ी बात जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि जब चुनाव आएगा तब मैं काम करूं, जनता के बीच में तब जाऊं। मैं तब जाना शुरू कर देता हूँ जिस दिन मेरा रिजल्ट आता है, थोड़े से 2 4 5 दिन 10 दिन काम स्वागत के रहते हैं, फिर मैं कहता हूँ ये स्वागत बंद, अब मुझे जनता के काम करने, क्योंकि अगले 5 साल की तैयारी मैं शुरू कर देता। जैसे कि उत्तराखंड देवभूमि में माना जाता है, तो उसके विकास से आप कितना % संतुष्ट हैं आज? देखिए, आप ये जानिए कि उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ था वो वैसे तो एक आरक्षण का विषय था जिसको लेके उत्तराखंड आंदोलन चला, लेकिन मूल भावना ये भी थी कि हमारे उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश में रहते हुए विकास नहीं हो सकता। ठीक है। छोटी छोटी राज्य बनेंगे, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी तो उनका विकास ज्यादा होगा। और मैंने जैसे कहा कि मैं तो एक उत्तराखंड आंदोलन कर ही रहा हूँ, इस नाते हमने प्रयास किया कि हम लोग यहाँ एक छोटा राज्य बने। संघर्ष का परिणाम निकला, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आप देखिए विकास, जिसकी जो सोच थी हमारे आंदोलनकारियों की या हमारे जनता की या हमारे लोगों की, वो आज विकास दिखाई देता है। आप जाइए, आप आइए मेरे उत्तराखंड, आपको दिखेगा चारों तरफ आपको सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी। पेयजल का बहुत बड़ा संकट हमारे यहाँ नहीं है। बिजली हमारे यहाँ, चूंकि ऊर्जा प्रदेश है, बिजली भी हमारे यहाँ ठीक ठाक है। और जगह से रेट हमारे यहाँ बिजली का कम है। हमारा सड़क कनेक्टिविटी है, हमारे बिजली कनेक्ट का अच्छा कनेक्शन है, हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी है, हमारे एयर कनेक्टिविटी है, हमारे यहाँ ट्रेन कनेक्टिविटी है, यानी हर तरह से विकास हो रहा है। आज जनता ये तो मंत्री जी विकास की बात रही, अभी जो समस्या है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, ये तो बात समझ गए, समस्याएं, कोई किसी समस्या का कभी अंत हो जाए ये मैं मान के चलता नहीं। एक समस्या हल होती है तो दूसरी समस्या खड़ी होती है, दूसरी होती है तीसरी खड़ी होती है। समस्याएं आज की तारीख में जब सुबह उठा, आज पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया, और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में आया कि पहले भी दुनिया थी, पहले भी लोग थे, पहले भी विधानसभाएं थी, पहले भी लोग राज्य MLA थे, MP थे, पहले भी जनता थी, लेकिन इतनी समस्या तब नहीं थी। आज समस्याओं का अंबार है। यदि आप किसी एक की समस्या हल करिए, आपको पता चला जिसकी आप समस्या आज हल कर रहे हैं, अगले दिन फिर वो दूसरी समस्या लेके आएगा, फिर तीसरी लेके आएगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने। समस्या चलने वाला सतत प्रक्रिया है और हम लोग उसका समाधान करते हैं। जैसे हमने सुना है उत्तराखंड से लोग जो है बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं वहां से, तो उसके लिए आपने कोई रोकथाम की है? रोजगार के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी? हमारे यहाँ पलायन आयोग बना है, और लगातार हम लोग, जिस समय ये कोरोना हुआ था, हमने प्रयास किया था कि रिवर्स पलायन हमारा हो, यानी वापस आए हमारे यहाँ पलायन जो कर गए हमारे लोग। और आपको जानकारी देना चाहता हूँ, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ देश में नहीं विदेशों में हमारे सबसे ज्यादा लोग हैं। बहुत बड़ी संख्या में विदेश में हमारे लोग हैं। हमारे यहाँ लोगों में बहुत खूबी है मेहनत की। तो उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो मेहनती है, उत्तराखंड का व्यक्ति ईमानदार है, उत्तराखंड का व्यक्ति मिलनसार है, उत्तराखंड का व्यक्ति व्यवहारशील है, यानी व्यवहार उसका बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हमारे उत्तराखंड के लोगों की मांग विदेशों में भी रहती है। तो जनता जहां हमारी पलायन करते हैं वहां उनकी मांग इस रूप में भी रहती है कि जब वो जाते हैं, मैं विदेश कई बार गया हूँ, हम लोग जब जाते हैं, हम उत्तराखंड के हैं, तो छूटते ही सामने वाला कहता है उत्तराखंड के लोग बहुत ईमानदार होते हैं साहब, बहुत मेहनती होते हैं साहब। आपको मैं जानकारी दे दूं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 71% वन है अभी। ठीक है, 71% वन है।
ठीक है। और 29% पे हमारी शेष भूमि है, ठीक है। जिसपे हमें विकास करना है, जिसपे लोगों की रिहाइश भी है, ठीक है। जिसमें जैसे आप कॉलोनी की बात कर रहे हैं वो भी काटने की कोई बात करें वो भी है। ठीक हाँ, है। ये बात ठीक है। आज पूरे देश भर के लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं, चूंकि हमारे यहाँ 4 धाम है, चूंकि है। ये देवभूमि है, क्योंकि ये पर्यटन प्रदेश है। ठीक है। उस नाते लोग बहुत सारे आते हैं जो यहाँ पे कॉलोनीज काटते हैं, यहाँ पे परचेज करते हैं। लेकिन अब हमने निर्णय लिया कि बाहर के लोग यहाँ पे जमीन नहीं ले पाएंगे। बहुत बढ़िया। अब यहाँ का व्यक्ति जमीन काटता है, ठीक है। जो कॉलोनी काटता है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। वो हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज हैं उसमें वो अप्रूव कराए, ठीक है। रेरा है उसमें अप्रूव कराए, और ठीक है। उसमें अप्रूव कराने के बाद यदि वो काम करता है तो उसका प्रोफेशन है, वो कर सकता है। ग्रीनरी को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे आप। नहीं, वो सब यदि आप हमारे यहाँ अप्लाई करेंगे तो सारी चीजें उसमें फिर दृष्टिगत रखी जाती है ना, जी कि जी। भाई आपको किस तरह से परमिशन दी जाए, उसके बारे में आपको क्या करना है। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने यूसीसी लागू किया। ठीक है। हमारा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसने मतांतरण पे रोक लगाने का काम किया, और ठीक है। इसी हमारी सरकार ने किया जिसका मैं मंत्री हूँ। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस मामले में बहुत गंभीर है, और हम लोग किसी भी प्रकार से अपनी डेमोग्राफी को किसी भी रूप में नष्ट नहीं होने देंगे। ये अभी हमारा वचन है, और हम जनता को इसका पूरा जो है, जनता हमारे पे इस नाते विश्वास भी करती है। शिक्षा के लिए आप विशेष क्या करना चाहेंगे या क्या कर रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान ये जी। हमारे यहाँ जारी है। नई जी। शिक्षा नीति हमारा राज्य पहला है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। जी। हमारे यहाँ जिस भी तरह से आप देखें, देहरादून तो एजुकेशन का हब माना जाता है, जी। रुड़की हमारे यहाँ एजुकेशन का हब माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ बहुत सारे आईआईटी हमारे यहाँ है, आईआईएम हमारे यहाँ है, हमारे अनेकों जो मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ है, जी। अनेकों हमारे यहाँ जो आपके मैनेजमेंट कॉलेजेस हमारे यहाँ है, जी जी। अनेकों इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ। बहुत सारे देश नहीं विदेशों के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा शांति प्रदेश, शांति रूप प्रदेश, हमें हमारे यहाँ शांति है, जी जी। तभी हमारे यहाँ खूबसूरती है, शांति है, वायुमंडल अच्छा है, हमारे लोग अच्छे हैं, बाहर के लोग आते हैं। एजुकेशन के मामले में हमारा प्रदेश अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है, और हमारे यहाँ के लोग एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, चाहे पहाड़ के लोग, चाहे पर्वतीय के अलावा गैर पर्वतीय लोग भी हों। उनकी भी भावनाएं रहती है कि वो किसी भी तरह से अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, और अच्छे एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ बतेरे इंस्टीट्यूट है। छोटा राज्य के रूप में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ। मंत्री जी, एक सवाल मन में आता है, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप पाठ्यक्रम में कोई ऐसा सब्जेक्ट शामिल करना चाहेंगे? देखिए, ये विषय भी विचार का नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। सनातन हमारी संस्कृति का रूप है, सनातन हमारा जो देश है हमारा, जी। उसकी मूल भावना सनातन की है। जी। तो सनातन में हम लोग हैं। सनातन हमारी जैसे मैंने कहा संस्कृति है, और जी। सनातन जब तक है तब तक ये देश भी आगे बढ़ेगा। और सनातन कोई आज का सनातन नहीं है, पुरातन है, और आदिकाल से चला हुआ ये हमारा सनातन, जिसे हम लोग धर्म का रूप भी देते हैं कई बार। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज हम लोग पूरी तरह से हमारे यहाँ पे जो, चूंकि ये देवभूमि है, आप समझ सकते हैं, देवभूमि का मतलब सनातन कह सकते हैं, जी जी। उस रूप में हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। किसी भी प्रकार से सनातन के खिलाफ, जैसे हमारे यहाँ आपके बहुत सारे राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं तो लोगों ने सनातन के खिलाफ किस प्रकार के बयान दिए, सनातन को किस प्रकार से नष्ट करने की बात की है। लेकिन हमारा राज्य, चूंकि मैंने कहा देवभूमि, यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है, माँ की बड़ी कृपा है, माँ गंगे की बड़ी कृपा है। यहाँ इस प्रकार की कोई जो है किसी प्रकार का वैसा वातावरण नहीं आप है। नहीं समझते कि पाठ्यक्रम में इसका कोई सब्जेक्ट शामिल किया जाए कंपलसरी रूप में? अभी हमने इस पे विचार नहीं किया है, लेकिन मौका आएगा तो इस पे विचार करेंगे। अच्छा, अभी आपने 88,000 करोड़ का बजट पारित किया है अपने राज्य के लिए, तो उसमें क्या आपकी योजना है राज्य के विकास के लिए? सर्वांगीण विकास हमारा मूल भावना हमारी रहती है। हमने इस बजट में आपको एक छोटे से, यदि मैं संक्षेप में जानकारी दूं, जहां हम कृषि पे और जहां हम युवाओं पे, जहां हम सब पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास पे हम विचार करते हैं, तो माननीय मोदी जी ने अभी पिछले दिनों, आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा था कि जनता को कैसे हम आगे बढ़ाएं। उन्होंने एक शब्द दिया, ज्ञान। जी। और ज्ञान को उन्होंने परिभाषित किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, और ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी, यानी ज्ञान। 4 जातियां, इसको लेके मैंने फोकस किया था अपने इस बजट में। और भगवान की कृपा से इन चारों को हमने फोकस इसलिए किया कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
उस मूल मंत्र के साथ इन चारों जो जातियां हैं जी। उनके विकास की हम बात करते हैं। और यदि इनका विकास हो गया तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, और हमारे प्रदेश का विकास हो गया तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। उस पर फोकस हमने अपना ये बजट रखा है। अभी मंत्री जी, आपके क्या सपने, आप और क्या लाइफ में करना चाहते हैं राजनीति के अलावा? देखिए, सबसे बड़ा मेरा जो भाव है वो जनता की सेवा। जी। अब ये मेरा प्रारब्ध क्या है, मेरे भाग्य में क्या है, मुझे नहीं पता। जी। मैंने कहा ना कि मैंने 91 से टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला, तब भी हम जनता की सेवा करते रहे। जी। 91, 93, 96, 93 की इसलिए बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा डिसॉल्व कर दी गई थी 356 के तहत, जब वो राम जन्मभूमि का प्रकरण हुआ था। जी। तो 91 में टिकट मांगा, नहीं मिला, 93 में मांगा, नहीं मिला, 96 में मांगा, नहीं मिला, 2002 में नहीं मिला। शायद मैं उत्तराखंड का पहला एकमात्र व्यक्ति हूं जिसने लगातार सीट पे, एक चार ही बार। सीट से लगातार टिकट से ना मिला हो, ठीक फिर भी है। मैं काम करता था। जी। और भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की। मैं तो सोचता था कि मैं विधायक बनूं, जी। लेकिन नहीं बना। लेकिन जी। आज विधायक भी हूँ, अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूँ, 6 विभागों का मंत्री भी हूँ। तो ये जी। भगवान की कृपा ही तो है। जी, बहुत तो बढ़िया। आज भगवान मेरे ऊपर क्या आगे क्या कृपा करने वाला है तो भगवान जाने, लेकिन हम जनता की सेवा करना मेरा ध्येय है, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, राज्य के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, देश के लिए भी आपने कुछ प्लान किया है करने के लिए? देश की सेवा करना का मतलब, उससे पहले प्रदेश की सेवा कर लें। जी। जी। प्रदेश की, यदि हम प्रदेश को मजबूत करें तो देश की सेवा के समान है। बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं इतना ही कहूंगा कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, उसमें हम सबका सहयोग चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। जी। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, आपकी जनता भी हो सकती है, आम जनता भी हो सकती है, जी। क्योंकि ये देश हम सबका है। जी। खाली एक व्यक्ति का देश नहीं है, एक पार्टी का देश नहीं है, हम सबका देश है। जी। और आज हमारे सामने एक करिश्माई नेतृत्व में माननीय मोदी जी मिले हैं। जी। 10 साल जिस प्रकार से उन्होंने देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है, देश और देशवासियों का काम किया है, और ये बचे हुए 25 साल जिस जी। प्रकार से उन्होंने इन 25 सालों का रोड मैप बनाया है, जी। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, हम सब उनके निर्देशानुसार, या ये कहिए कि हम उस दिशा में काम करें। और हमारा भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां कहा जाता था कि यहाँ दूध की नदियां बहती थी, जी। आज उस स्थिति में आए। और जी। जो अन्य देश हैं, उन जी। देशों के नाते, उस देशों के मुकाबले हम लोग कुछ कर पाए, यानी जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश कहते हैं, जी। उनके सिमिलरिटी में हम लोग रहें, उनके समान हम लोग हों, जी। यानी कि हमारा देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने। जी। यही मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, उसमें सब लोग अपना योगदान दें और जी। अपना देश और अपनी माटी, इसका ध्यान रखें। जी। आपके जैसे इतने महान उच्च विचार हैं, तो आप मानते हैं कि आपके जैसे लोगों का संगठन और नहीं बढ़ना चाहिए, प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए? नहीं, हमारा संगठन तो आज विश्वव्यापी संगठन है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जी। जी। इतना सशक्त हमारा संगठन है, उसमें अब कुछ बाकी कहने को नहीं है। मैंने कहा ना, विश्व का सबसे बड़ा संगठन हमारा है, और जी। हम जी। सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जी। आने जी। वाले टाइम पे माननीय मोदी के नेतृत्व में हमारे यहाँ हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा संगठन भी आगे बढ़ेगा। चलिए, आगे और आपकी कोई ऐसी योजना है जो इस राज्य को और समृद्धशाली बनाएंगी, विशेष रूप ये से? हम भगवान करते हैं। मेरे यहाँ 4 धाम है, भगवान बद्री विशाल हैं, हमारे बाबा केदार हैं, माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, यानी माँ गंगे, माँ यमुना, जी। उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। और बहुत से देवी देवता मेरे इस उत्तराखंड में विराजमान है, जी। उनके चरणों में विनती कर रहा हूँ कि मेरा ये उत्तराखंड, जिसके लिए हमें कुछ निमित्त बनाया है, उसके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, वो आशीर्वाद उनकी तरफ से हमें मिले, आपसे और अच्छा हम मिलकर, उत्तराखंड। आपसे बात करके इतना बढ़िया लगा कि आपको ईश्वर में पूर्ण आस्था है, और आप सारा श्रेय भगवान को ही देते हैं, अपने को कोई नहीं लेते, बिना अहंकार के आप सारे काम करते हैं। आपकी योजनाएं जी जी, सफल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे काम। नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।